40-8 लॉज ऑफ पावर। लॉ 14, दिखने में दोस्त बनो पर जासूस की तरह काम करो। शक्ति की दुनिया में जो व्यक्ति जानकारी इकट्ठी करता है वही सबसे आगे निकलकर जीत हासिल करता है। ताकतवर लोग केवल तलवार, सेना या धन से नहीं जीतते, बल्कि जानकारी के सटीक उपयोग से जीतते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर में लॉ 14 बताता है कि असली बढ़त हमेशा उस व्यक्ति के पास होती है जो दूसरों की योजनाएं, इच्छाएं और कमजोरियां बिना पकड़े समझ लेता है। इस कानून का सार यही है कि आपको दिखना चाहिए कि आप सामान्य, दोस्ताना और भरोसेमंद व्यक्ति हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लगातार जानकारी जुटाते रहें। ये जानकारी आपको दूसरों से हमेशा एक कदम आगे रखती है। इस कानून में कहा गया है कि सत्ता का खेल एक जासूसी की कला है। इस कला में कोई युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, बल्कि जानकारी से जीता जाता है। इतिहास ने बार बार सिद्ध किया है कि वह व्यक्ति सफल रहता है जो दूसरों के रहस्यों को समझ लेता है, पर अपने रहस्य नहीं खोलता। लॉ 14 में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए गए हैं जो बताते हैं कि जासूसी का यह तरीका कितना प्राचीन और प्रभावी रहा है। सबसे पहला और प्रमुख उदाहरण मिलता है फ्रांस के महान राजनयिक कार्डिनल रिशल्यू के शासन से। रिशल्यू फ्रांस की राजनीति के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक थे। उनके पास तलवार नहीं थी, सेना नहीं थी, परंतु उनके पास कुछ ऐसा था जिसने उन्हें राजा लुई 13वें के शासन में सबसे ताकतवर व्यक्ति बना दिया। वह था सूचना का जाल। रिशल्यू ने पूरे फ्रांस में जासूस फैला दिए थे। वे नौकर, पादरी, व्यापारी, सैनिकों के सहायक, सेवक, यहाँ तक कि महिलाओं के परिचितों को भी अपने नेटवर्क का हिस्सा बना लेते थे। ये लोग मामूली से लगने वाले संवाद सुनते, फिर राजनयिक तक पहुंचाते। रिशल्यू खुद लोगों के बीच बेहद सादगीपूर्ण और नरम व्यवहार रखते थे ताकि कोई उन्हें खतरनाक न समझे, परंतु पर्दे के पीछे वे पूरे फ्रांस की धड़कन पर नजर रखते थे। उनकी शक्ति का सबसे बड़ा आधार यही था कि उन्हें सबके बारे में सब कुछ पता होता था। इस तरह रिशल्यू ने लॉ 14 का वास्तविक रूप दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जहां आपका दिखावा साधारण होता है, पर आपका असली खेल जानकारी का होता है। किताब में दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण दिया गया है शाही महलों के आंतरिक जीवन का, जहां सेवक, दास्ताए और मस्खरे अक्सर जासूस की भूमिका निभाते थे। इतिहास में कई ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने जनता के बीच खुद को प्रिय दिखाया, पर दरबार में हर व्यक्ति को नजरबंदी जैसी स्थिति में रखा। वे दिखाई देने में उदार और सहज रहते थे, लेकिन पर्दे के पीछे वे लगातार सरगोशियों, बातचीतों और षड्यंत्रों पर नजर रखते थे। यह जानकारी उन्हें यह समझने में मदद करती थी कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। राजा अपने सेवकों से साधारण सवाल पूछते थे और सेवक उन्हें बातें बताते थे जिनसे पूरे राज्य का आंतरिक वातावरण समझ आता था। इस तरीके से राजा बड़ी चालें चलने में सक्षम होते थे। यही लॉ 14 का मूल है कि आप जितना अधिक जानेंगे उतनी अधिक शक्ति आपके पास होगी। किताब में एक और उदाहरण मिलता है जापानी इतिहास से, जहां कई समुराई और सामंती सरदार खुले युद्ध की अपेक्षा जासूसी को अधिक महत्व देते थे। वे अक्सर घुमंतू भिक्षुओं, मस्खरों, नर्तकों और व्यापारियों का उपयोग करते थे। ये लोग दरबारों, महलों, सीमावर्ती इलाकों और सैन्य छावनियों में आसानी से प्रवेश कर लेते थे। वे सामान्य व्यवहार करते, हंसी मजाक करते प्रतीत होता था कि वे साधारण लोग हैं, पर असल में वे दुश्मनों की गतिविधियों, सेनाओं की संख्या, हथियारों की स्थिति और नेताओं की योजनाएं चुपचाप सुनकर लौट आते थे। शासक इस जानकारी का उपयोग करके निर्णय लेते थे कि कब हमला करना है और कब पीछे हटना है। यही वह कला थी जिसने कई जापानी साम्राज्यों को मजबूत किया। लॉ 14 का सबसे रोचक हिस्सा आता है आधुनिक समय से जुड़ी जासूसी रणनीतियों पर। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि कैसे बड़े उद्योगपतियों और व्यवसायियों ने अपने प्रतिस्पर्धियों की कमजोरियां निकालने के लिए लोगों को नियुक्त किया। वे कभी कर्मचारियों के रूप में भेजते, कभी ग्राहकों के रूप में और कभी व्यापारिक सहयोगियों के रूप में। यह लोग दिखते तो सामान्य थे, पर वास्तव में वे जानकारी इकट्ठी कर रहे होते थे। एक व्यापारिक घराना अपने प्रतिस्पर्धी की उत्पादन लागत,
रणनीतियों, कर्मचारियों की संख्या, प्रमुख ग्राहकों और कमजोर पक्षों की खोज करके अपने व्यवसाय को मजबूत करता था। यह रणनीति दुनिया भर में कंपनियों को हथियारों और सेनाओं के बिना युद्ध जिताती रही है। किताब में दिया गया एक और प्रसिद्ध उदाहरण है शत्रुओं को अपनी जासूसी के लिए मित्रता का भ्रम देना। यह बताया गया है कि इतिहास में कई ऐसे शक्तिशाली लोग रहे हैं जिन्होंने अपने विरोधियों से दोस्ती दिखाकर उनकी योजनाओं को आसानी से समझ लिया। व्यक्ति को लगता था कि वह अपनी बातें किसी भरोसेमंद मित्र के साथ साझा कर रहा है, जबकि वह वास्तव में अपने विरोधी के लिए सब कुछ खोल कर रख देता था। इस भ्रम में व्यक्ति खुद अपनी कमजोरियां उजागर कर देता है। यही कारण है कि लॉ 14 समझाता है कि यदि आप दूसरों से उनके मन की बात निकलवा लें तो आपको किसी बड़े संघर्ष या जोखिम की आवश्यकता नहीं रहती। इसके अतिरिक्त किताब में एक प्रसिद्ध उदाहरण शामिल है फ्रांसीसी दरबार से जुड़ी जासूसी तकनीकों का, जहां बड़े लोग अपने प्रतिद्वंद्वियों की योजनाएं जानने के लिए खुद को मासूम और ईमानदार दिखाते थे। वे छोटी छोटी बातें सुनकर मानसिक गणित लगाते थे कि कौन किसके साथ गठबंधन कर रहा है, कौन किसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और कौन किसकी पदवी के प्रति लालच रखता है। इस तरह वे अपने दुश्मनों के कदमों का पूर्वानुमान कर लेते थे और इससे पहले कि कोई साजिश पूरी हो वे उसे खत्म कर देते थे। यही रणनीति यूरोपीय राजनीति में शक्ति का आधार रही। लॉ 14 में यह विशेष रूप से जोर देकर कहा गया है कि जानकारी प्राप्त करना तभी सफल होता है जब व्यक्ति को इसका आभास न हो। यदि उसे लगे कि उसकी जासूसी की जा रही है तो वह चुप हो जाएगा या सतर्क हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा ऐसा दिखना चाहिए कि आप सिर्फ एक साधारण श्रोता हैं। आप किसी महत्व की बात को लेकर नहीं बैठे, बल्कि जो कहा जा रहा है वह आपकी रुचि से बाहर है। इस प्रकार व्यक्ति अपनी सावधानी भूल जाता है और सहज रूप से अपनी मन की बातें बोल देता है। किताब में बताया गया है कि कैसे कई नेता अपने विरोधियों के विश्वास को जीतने के लिए जानबूझकर कमजोर दिखाई पड़ते थे। वे ऐसा दिखाते थे कि उन्हें राजनीति की समझ कम है या उन्हें गहराई में जाकर चीजें समझने की आदत नहीं है। यह सोचकर व्यक्ति उनके सामने खुलकर बोल देता था और अनजाने में अपने रहस्य खोल देता था। नेता उस जानकारी का उपयोग भविष्य की रणनीति बनाने में करते थे। ये एक बहुत बड़ी शक्ति थी जो उन्हें यह समझने में मदद करती थी कि किससे खतरा है और किससे नहीं। एक और उदाहरण किताब में मिलता है पुराने चीनी साम्राज्य से, जहां जासूसी एक कला की तरह विकसित की गई थी। मंत्री और गुप्तचर राजा के लिए लोगों की नजर से दूर रहकर जानकारी एकत्र करते थे। वे बाजारों में, शराब खानों में और लोक कथाओं के केंद्रों में बैठकर बातचीत सुनते थे। वहां से वे जान लेते थे कि जनता किसके पक्ष में है, किसके खिलाफ और किस में विद्रोह की संभावना है। इस प्रकार राजा किसी भी विद्रोह को प्रारंभ होने से पहले ही दबा लेते थे। लॉ 14 इस उदाहरण के माध्यम से बताता है कि जनता की राय को समझने का सबसे प्रभावी तरीका यही है कि दिखो तो साधारण परंतु सुनो चुपचाप। लॉ 14 का सबसे बड़ा संदेश है कि अगर आपके पास जानकारी है तो आपके पास शक्ति है। यह जानकारी किसी भी युद्ध, किसी भी विवाद, किसी भी व्यापार में निर्णायक भूमिका निभाती है। यह कानून हमें सिखाता है कि हमें दूसरों को बोलने देना है और खुद को चुप रहना है ताकि हमारी दिशा का पता किसी को न चले। जितनी कम आप बोलेंगे उतना कम आप अपने बारे में बताएंगे और जितना अधिक आप दूसरों से सुनेंगे उतना अधिक आप उनके इरादों को समझ पाएंगे। इस कानून का दूसरा पहलू यह है कि यदि आप अपने इरादे छिपाएंगे और दूसरों से जानकारी निकालेंगे तो आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। आपके निर्णय अधिक सटीक होंगे और आपकी अनुमान शक्ति बढ़ेगी। यह रणनीति आपको संघर्ष के दौरान बढ़त देगी क्योंकि आप अपने विरोधी के कदमों को पहले से जान चुके होंगे। इस प्रकार आप सही समय पर सही निर्णय ले सकेंगे, चाहे वह हमला हो, गठबंधन हो या पीछे हटना। लॉ 14 बार बार यह चेतावनी भी देता है कि कभी किसी एक स्रोत पर निर्भर मत होइए। जानकारी जितनी अधिक दिशाओं से आएगी उतनी अधिक सटीक और विश्वसनीय होगी। इसी सिद्धांत पर रिशल्यू, चीनी सम्राट और जापानी सरदारों ने काम किया।
वे जासूसी के जाल को बहुत व्यापक रखते थे ताकि कोई भी एक व्यक्ति उन पर हावी ना हो सके। यह रणनीति बताती है कि शक्ति की नींव हमेशा विविध सूचना से मजबूत होती है। अंततः किताब यह बताती है कि जो व्यक्ति जासूसी की कला को समझ लेता है वही सत्ता की ऊंचाई पर पहुंचता है। यह कानून केवल राजनीति या युद्ध के लिए नहीं, बल्कि व्यापार, प्रबंधन, सामाजिक संबंध और व्यक्तिगत उन्नति में भी लागू होता है। यदि आप दूसरों को बोलने देंगे और स्वयं सुनेंगे तो आप उनकी असली इच्छाओं, असली योजनाओं और असली कमजोरी को समझ पाएंगे। और जो यह समझ लेता है वही खेल जीतता है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।